की भी है कि हार्ट के अवेयरनेस के हवाले से कि पेशेंट को जो हमें लाइफ सेविंग कैसे कर सकते। हार्ट डिजीज जिस तरीके से ग्रो कर रही है, मैं डेटा बार बार शेयर करता हूँ कि 2030 तक 2.3 मिलियन पीपल जो है वो हार्ट डिजीज से जो है इंतकाल कर सकते हैं। अब हम हार्ट अटैक को तो नहीं बता सकते, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हार्ट अटैक कैसे होने लगा है, लेकिन उससे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि एंजाइना की मैंने क्लासिकल बताई थी, फंक्शन क्लब 1 2 3 4 मैंने बताई थी, प्लेग किस तरह बनता है, प्लेग रप्चर क्या होता है। तो एनेस्टेमी और नेस्टेमल एंजाइना हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पहले तो कि व्हाट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। और एक क्वेरी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, जो जनरेट करते हैं वो इस वक्त बैठे हुए नहीं है, ठीक है, कि हमेशा ड्रॉप ली के आके देख लें पेशेंट, ठीक है। तो ये क्या मतलब है कि सिर्फ ड्रॉप ली के आके देख लें पेशेंट, कौन सा ड्रॉप है जो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है और कौन सा ड्रॉप है जो कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना। ड्रॉप ली का मतलब क्या है, पहला। दूसरी चीज़ व्हाट इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन है क्या ना, ये ड्रॉप जो हम ड्रॉप कर रहे हैं क्या, ये कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, तो बताएगा कुछ, ठीक है। तो ट्रॉप क्या होता है कि ट्रोपोनिन का मतलब है कि ये एक प्रोटीन है जो कि हमें जितने मसल्स होते हैं, चाहे वो हार्ट के मसल्स हों या वो स्केलेटल मसल्स हों, उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। जैसे ही हमारी कहीं मायोकार्डियल इंजरी होती है तो ये हार्ट के मसल से ट्रोपोनिन रिलीज होता है जो कि इंडिकेट करता है कि ये मायोकार्डियल इंजरी हुई है। लेकिन स्पेसिफिक क्यों नहीं होता, क्यों कि हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर भी ट्रोपोनिन पाया जाता है। अब स्केलेटल मसल से भी रिलीज हो रहा है, बाकी जगहों से रिलीज हो रहा है। अब सीकेडी का पेशेंट है, उसमें भी ट्रोपोनिन ज्यादा आ रहा है। तो ये सारे क्योस ये समझ में नहीं आते। सेप्सिस का पेशेंट, उसका भी ट्रोपोनिन ज्यादा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? सीकेडी के पेशेंट का ट्रोपोनिन ज्यादा क्यों आ रहा है भाई, सेप्सिस का पेशेंट ट्रोपोनिन ज्यादा क्यों आ रहा है ना। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा, पहले स्टेप में कि कार्डियक पेशेंट है ये या ये सीकेडी की वजह से ट्रोपोनिन है, याद डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि ट्रोपोनिन है क्या, ठीक है। तो पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एमआई, क्योंकि 5 टाइप्स होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। इसमें जो मेन कंसर्न हमारे कार्डियोलॉजिस्ट का होता है वो होता है टाइप 1 एमआई। टाइप 1 एमआई में जैसे मैंने पहले बताया था कि प्लेग रप्चर, व्हाट इज प्लेग रप्चर, कोरोनरी आर्टरीज में पहले एक थ्रोम्बस जमा हुआ प्लेग जमा हुआ, जैसे वो रप्चर होता है तो उसमें आके कोगुलेशन प्लग बनता है और उसको ब्लॉक कर देते हैं। 100% ब्लॉकेज होती है, मोर देन अगर 20 मिनट्स के अंदर अंदर है ना तो हम कहते हैं कि हाँ भाई मायोकार्डियम बच जाएगी। 20 मिनट्स के बाद जो है वो हम कहते हैं कि पेशेंट जो है इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ जा रहा है, जो कि नॉर्मली पेशेंट के साथ होता है कि पेशेंट जो 20 मिनट्स के बाद हमारे पास प्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल डैमेज। जब भी हम फॉरन एंजियोप्लास्टी करते भी हैं तो मायोकार्डियम कैसे मिलती है, हाइबरनेटिंग मिलती है या स्टेंट मायोकार्डियम मिलती है, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन। तो जो प्लेग रप्चर है टाइप 1 में क्या, स्पॉन्टेनियस एमआई प्लेग विद रप्चर, प्लेग रप्चर हुआ, कोगुलेशन प्लग बना, उसने आके ब्लॉकेज कर दी, मायोकार्डियम डैमेज हुई, मायोकार्डियल मसल्स डैमेज हुए, ट्रोपोनिन रिलीज हुआ, ट्रोपोनिन रिलीज हो गया। सबसे पहले हम क्या कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, कंडक्शन नॉर्मल आती है, एसटी एलिवेशन से एसटी डिप्रेशन, पहला साइन तो ये मिलता है। अगर किसी पेशेंट का ट्रोपोनिन 99% परसेंटाइल से ज्यादा है, राइज एंड फॉल पैटर्न है, उसके साथ 5 चीजें देखी जाती हैं कार्डियक पेशेंट को बनाने के लिए। क्या है, पहली चीज सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया हमने क्या बात की थी पहले, क्या क्या सिम्टम्स मैंने बताए थे, 3 मैंने याद कराए थे कि कौन से पेशेंट कार्डियक नहीं होते, कौन कौन से थे, पीपीटी, पॉइंट, पोजिशनल और टेंडरनेस। 3 जो पेन थे वो कार्डियक नहीं थे, पॉइंट, पोजिशनल और टेंडरनेस, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जो कार्डियक पेशेंट के जो पेन थे वो कौन कौन से थे, हमने कहा डिफ्यूज है, रेट्रोस्टेनल है, रेडी टू जॉ है, स्वेटिंग के साथ है, वोमिटिंग के एपिगेस्टिक पेन, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर राइज एंड फॉल कार्डियक ट्रोपोनिन है और सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया है, कार्डियक पेशेंट है। अगर राइज एंड फॉल कार्डियक ट्रोपोनिन है और उसके साथ न्यू ईसीजी चेंजेस हैं, क्या है, न्यू ईसीजी चेंजेस, 5 पॉइंट से उनमें से कोई एक भी मिल जाता है ना तो समझ लें कि नया कार्डियक। पहला मैंने क्या बताया, सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया। दूसरा न्यू ईसीजी चेंजेस, अगर आपके पेशेंट के अंदर न्यू ईसीजी चेंजेस आए हैं और ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है तो आप सोचेंगे कार्डियक पेशेंट है। तीसरी ईसीजी के अंदर क्यू वेव्स बन गई हैं। क्यू वेव्स कब बनती हैं कि हाँ भाई पेशेंट जो था वो 3 दिन पहले इवेंट हुआ, अभी आया हमारे पास, उसमें क्यू वेव्स बन गई हैं। चौथा क्या आता है कि अगर सेगमेंटल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटीज आ रही हैं, पेशेंट को एमआई हुआ, प्लेग रप्चर हुआ, एनेस्टेमी हुआ, साथ में उसको सेगमेंटल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटीज आने लगी, इको में उसका ईएफ डाउन हुआ, तो भी हम सोचेंगे ये पेशेंट क्या है, कार्डियक पेशेंट। जो ट्रॉप रिलीज किया है ये कार्डियक ट्रॉप है। और पांचवा क्या होता है कि हमने एंजियोग्राफी करके देखा कि हमें एक विजिबल एविडेंस मिल गया कि हाँ भी पेशेंट जो था उसको एक कार्डियक इवेंट हुआ था, उसमें थ्रोम्बस है, या कुछ लोग ऑटोप्सी में देख के बताते हैं। तो अगर कार्डियक ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है और ये 5 चीजों में से कोई चीज मिल रही तो ये क्या है, इट्स अ कार्डियक ट्रोपोनिन है और ये कार्डियक इमरजेंसी है।
इस चीज को समझ, जब भी आप देखें कि हाँ ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है तो आप देखें इन 5 चीजों में से कोई चीज है नहीं। जल्दी से दोबारा मैच करता हूँ। पहला सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया, दूसरा ईसीजी चेंजेस, न्यू ईसीजी चेंजेस, तीसरा क्यू वेव्स, चौथा वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटीज, ईएफ डाउन हुआ है पेशेंट, और पांचवा क्या है कि अगर हमें एंजियोग्राफी में कोई थ्रोम्बस मिला है, न्यू ऑनसेट या फिर टॉक्सिन। पांचवा तो भूल जाओ, ठीक है, वो आपका नहीं। 4 पॉइंट याद रखने जरूरी हैं कि ये पेशेंट कार्डियक है या नहीं, ठीक है। जब भी पेशेंट मायोकार्डियल डैमेज होगा क्या रिलीज होगा? ट्रोपोनिन रिलीज होगा। लेकिन ट्रोपोनिन तो हमारे स्केलेटल मसल्स में भी है, वो कहां है? स्केलेटल मसल्स में भी है। सीकेडी के पेशेंट में क्यों ट्रोपोनिन बढ़ता है? तो बताएगा। सबसे ज्यादा सीकेडी वाले कॉल लेते हैं सर ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, क्यों? इस वजह से कि भाई जो ट्रोपोनिन है वो रिलीज नहीं हो पा रहा किडनी से, किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं पा रही, किडनी शटडाउन में। ट्रोपोनिन तो उससे बन गया ना, निकल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, हर चीज बॉडी एक्सक्रीट आउट, ट्रोपोनिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। अब सेप्सिस में क्यों बढ़ा हुआ मिल रहा है भाई? सेप्सिस, सबसे ज्यादा सेप्सिस की भी कॉल आती है, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ। सेप्सिस का मतलब है कि पेशेंट को जो सेप्सिस हुआ है तो उसने मायोकार्डियम को भी डैमेज किया है, वो कोरोनरी आर्टरीज की वजह से डैमेज नहीं किया है, वो सेप्सिस की वजह से डैमेज किया है कि मायोकार्डियम टिश्यू डैमेज हुए हैं, आर्म मसल डैमेज हुए और फिर वो ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है। तो दो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोग बना रहे हैं। अब जो दूसरी टाइप सेकेंडरी हमें जो मेची देखते हैं, सप्लाई डिमांड एंड मिसमैच। अब एक पेशेंट एनीमिया है, एनीमिया है पेशेंट को टाइप 2 में, क्यों भाई? हीमोग्लोबिन ही नहीं है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहां से आएगी उसकी? ब्लड लॉस हो रहा है, कोई पेशेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का पेशेंट है, एओर्टिक डायसेक्शन का पेशेंट है, ठीक है, या उसको एलवीपी पैटर्न आ रहा है, अगर सप्लाई डिमांड मिसमैच हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ये टाइप 2 एमआई। कोई भी आपके पास एनीमिया 6 का हीमोग्लोबिन है, ईसीजी नॉर्मल होगी उसकी? नहीं होगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा उसको? नहीं होगा। वो आता है सेकेंडरी एमआई, सप्लाई डिमांड मिसमैच। तीसरा एमआई होता है एमआई कॉजिंग डेथ विदाउट फुल बैक। एक पेशेंट आया, हॉस्पिटल में आया, घर पे बता दे चेस्ट में ने आया, उसकी डेथ हो गई। ये वो डाटा है जो हम कहते हैं कि हाँ भाई 100 में से 60 लोग तो बेचारे अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में इंतकाल कर गए। तो ये वो डाटा हम सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये वो पेशेंट है जिनकी डेथ हुई जिसकी वजह से एमआई की वजह से। चौथे पेशेंट हम कहते हैं जो कोरोनरी इंटरवेंशन, हमने कोई इंटरवेंशन की कोरोनरी और उसके बाद उसका कितना ज्यादा आया 5%। हमारे यहाँ नॉर्मल जो मॉडर्न की रेंज है वो 10 की है। तो अगर किसी के इंटरवेंशन कही है उसका जाहिर सा इसका तो ड्रॉप बढ़ा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक 5% का मतलब है कि वो 50 से ज्यादा आ रहा है। कितना ड्रॉप? 50 से ज्यादा आ रहा है, तो आप सोचेंगे हाँ ये सिग्निफिकेंट है। टाइप 2 में क्या होता है? फोर्थ अभी होता है स्टंट थ्रोम्बोसिस, हम स्टंट डालते हैं वो बंद हो जाता है। तीसरे में क्या होता है? स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब और थ्रोम्बोसिस का मतलब 100% स्टंट बंद हो गया तो थ्रोम्बोसिस आ जाएगा, और 100% नहीं हुआ 50% तो हम कहते हैं रीस्टेनोसिस है। और पांचवा होता है आफ्टर कैबेज। अगर कैबेज के बाद एक पेशेंट का कैबेज हुआ है और उसका ड्रॉप बढ़ा हुआ आया है, कितना बड़ा हुआ ड्रॉप हम कंसीडर करेंगे? मोर देन 10। नजर आ रहा है सबको? अगर पीसीआई के बाद ड्रॉप बढ़ा हुआ है, कितने गुना बढ़ा हुआ होगा हम कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव 5 टाइम्स। और अगर कैबेज के बाद ड्रॉप बढ़ा हुआ है तो फिर हम कहेंगे कि ये 10 टाइम्स ज्यादा 99% से है, मॉडर्न की रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 100। फिर हम कंसीडर करेंगे ये जो है ड्रॉप पॉजिटिव है। समझ में आ गई? पांचों क्लास समझ में आ गई? अच्छा नेक्स्ट, ये कुछ मोटे मोटे कॉजेज हैं कि जो हमें पता होने चाहिए कि भाई इन कंडीशन में भी ड्रॉप रिलीज हो सकता है। ये सारे वो कॉजेज हैं जिसके अंदर ड्रॉप रिलीज होता है। डॉक्टर फातिमा सारी कहानी असल वाली खत्म हो गई। कौन सी कहानी? मैंने कहानी सुनाई थी कल, हमने क्या क्या खाया बोल, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज में क्या क्या आते हैं? अब एट्रियल डायसेक्शन, अभी इस्कीमिया तो नहीं है ना, लेकिन मायोकार्डियल इंजरी हुई है, ड्रॉप रिलीज हुआ, हार्ट फेलियर है, मैकेनिकल इंजरी है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है, टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस हैं, जीआई प्रॉब्लम है, सीएनएस है। ये सारी वो कंडीशन है जिसके अंदर ड्रॉप लीक होगा। और ड्रॉप लीक होने का मैकेनिज्म मैंने क्या बताया? या तो वो मसल से रिलीज होगा या सेप्सिस की वजह से हमारे हार्ट मसल से ड्रॉप लीक होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आज की टॉपिक के लिए, जो कि हमें बेसिकली हमें पेशेंट को क्या बचाना है? हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन से पेशेंट को बचाना है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, मैंने पहले ही बताया था 3 लेयर्स होती हैं, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, ठीक है। उसके बीच में कोक्लेशियल प्लग बनना स्टार्ट हो जाता है। ड्रॉप करवा लिया उसका, तो उसका हमने कोक्लेशियल प्लग एज 10 साल के बाद से, डेटा कहता है कि 10 साल के बाद से ही जो है वो प्लग बनना शुरू हो जाता है। तो हमने उसको कैसे रोकना है? हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कम हो, क्योंकि जो प्लेग के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता। हम जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं ना,
हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल तो कम होता है, लेकिन इतनी आसानी से जो कोगुलेशन प्लग बनता है उसका वो कम नहीं होता। उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कम होना शुरू होता है। ठीक है, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली डिटेक्शन और एवोल्यूशन और ट्रीटमेंट हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये जो है नेशनल कोलेस्ट्रॉल प्रोग्राम, इन्होंने काफी मेहनत की है कि हमें किस तरह पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कम सके। लास्ट क्लास में हमने करवाया था, आपको याद है कि हमने क्या कहा था, एलडीएल अगर नॉर्मल पेशेंट है 170 तक भी चलेगा, अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो लेस देन 70, और वेरी हाई रिस्क है तो कितना होना चाहिए, कौन बताएगा, लेस देन 55। अगर वेरी हाई रिस्क पेशेंट है तो लेस देन 55। और अब जो रिसेंट 2024 की गाइडलाइंस में कहते हैं कि एक पेशेंट इसका लेस देन 55 कोलेस्ट्रॉल था और उसको फिर भी हार्ट अटैक हो गया, तो उसका एलडीएल कितना रखना है, बिल्कुल नई बात है इनाम वाली, 40 से कम, 40 से कम। ठीक है, क्योंकि 55 से कम पे भी उसका एमआई हो गया, तो आपने कितना उसका कोलेस्ट्रॉल रखना है, लेस देन 40। अब हम करते क्या हैं, मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, पहले 5 mg की स्टैटिन ले रहा था, फिर वो पहुंच गई 10 mg की, फिर वो 20 mg की पहुंच गई। इतनी हाई डोज पे इंटेंसिटी हम बढ़ाते रहते हैं। तो लेटेस्ट गाइडलाइन कहती है कि अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल अचीव नहीं कर पा रहे, अपना एलडीएल नहीं अचीव कर पा रहे, तो हमने एड ऑन थेरेपी करनी है। कौन सी बताई थी मैंने एड ऑन थेरेपी लास्ट टाइम, एजिटिमाइड। ठीक है, एक बेसिक जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है वो होता है कि जी डॉक्टर साहब एलडीएल तो मेरा ठीक है, ये एलडीएल पे तो बात ही नहीं करें, लेकिन मुझे क्या जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने के लिए, तो उसके लिए एक चीज होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमारे मेडिसिन वाले ज्यादातर देख रहे होते हैं, उसके अंदर हमने एलडीएल को नहीं रखा। ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इसमें हमने एलडीएल की नहीं रखी, क्योंकि एलडीएल अगर ज्यादा है तो भाई देना ही देना, लेकिन ऐसे पेशेंट्स के एलडीएल तो नॉर्मल है, लेकिन उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में से एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें, क्योंकि हमें पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने से बचाना है। वो क्या पॉइंट्स हैं, अगर किसी की वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 से ज्यादा है, यानी कि मैं, ठीक है, सही कहा ना, मिसाल देकर समझ रहे हैं लोग, अगर किसी की वेस्ट 40 से ज्यादा है तो वो उसका एक पॉइंट एडिशनल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में कि एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड, अगर किसी के 150 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट में आएगा। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 40, एचडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो 40 से ज्यादा होना चाहिए, अगर वो 40 से कम है तो ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा, चौथा, हाइपरटेंशन, अगर एक पेशेंट 135 और 85 से ज्यादा उसका आ रहा है तो ये एक पॉइंट है। और इंपेयर फास्टिंग ग्लूकोज 110 से ज्यादा है, ये 5 पॉइंट में से अगर किसी के ये 5 ही डालें, अगर वो उसमें वो ACSCBD बेसिस को डिस्कस किया था ना, उसके अंदर उन्होंने डाला। कल हमने एक नई चीज डिस्कस की, ACSCBD स्कोर में एक चीज जो मिसिंग है वो जबरदस्त हमने डिस्कस की कि फैमिली हिस्ट्री है ही नहीं, वो हमने जबरदस्त डिस्कस किया, उसको हम नया डिस्कस करके हम लोग ऐड करा है ना, वो ACSCBD स्कोर। तो इसमें से अगर कोई 3 चीजें पॉजिटिव हैं तो भी आपको पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसको वर्कअप की जरूरत है। ठीक है, बेसिकली स्टैटिन कैसे काम करती है सबको पता है, एचएमजी कोई रेटेस पे काम करती है, ठीक है, मेटाबॉलिट को कन्वर्ट होने से रोकती है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन बात है, जो आज का हमारा टॉपिक, हमारे भाई आए हुए हैं जजीटा के लिए, ठीक है, तो मैंने जो बात की कि आपने स्टैटिन के साथ अगर कोलेस्ट्रॉल अचीव नहीं हो रहा, 50% आपका एलडीएल कम नहीं हो रहा, तो स्टैटिन के साथ आपने एक एड ऑन थेरेपी ऐड कर देनी है, वो क्या है, एजिटिमाइड। एजिटिमाइड क्या करती है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको अब्जॉर्प्शन से कम करती है। बांग्लादेश के बहुत ज्यादा हाई डोज स्टैटिन ले रहे हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन रेप्टोमाइग्रासिस, जब बहुत से लोग पेन के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दवाई तो खा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा हाई डोज पे ना जाएं। अब गाइडलाइंस कहते हैं कि आप एड ऑन थेरेपी करें, उससे क्या होगा, पेशेंट मायोपैथी डिफरेंट पेशेंट जो है प्रेजेंट, तो आप ज्यादा एड ऑन थेरेपी ना करें। जैसे कि अगर लियोफिट की सपोर्ट 0.5 तक चली गई है, उससे बड़ा आगे नहीं बढ़ानी है ना, आगे तक चली जाती है भाई, उसके साथ में वेज़ोप्रेसिन स्टार्ट कर दो, डोपामिन स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिन पे नहीं मिल रहा, एड ऑन थेरेपी एजिटिमाइड पे भी नहीं मिल रहा, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की कौन सी की थी, PCSK9 इनहिबिटर्स, ठीक है, उसको भी छोड़ो, पता एक और भी थी ना आखिर में कहने इसमें था। चलो, तो बेसिकली आज की जो बात करने का मकसद था वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मैं आज की बात जो करने का मकसद था वो मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि बहुत से लोग नहीं थे। पहली चीज ये थी कि ट्रोपोनिन किस कंडीशन में हम सिग्निफिकेंट समझते हैं कि ट्रोपोनिन सिग्निफिकेंट है, उसकी हमने क्या बात की थी कि ट्रोपोनिन जो है एक प्रोटीन है जो कि हमारे हार्ट मसल्स और स्केलेटल मसल्स में दोनों होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम करता है। जैसे ही हार्ट मसल्स को इंजरी होती है ट्रोपोनिन रिलीज होता है, पहली बात।
अब वो जो ट्रोपोनिन रिलीज हुआ है, क्या वो कार्डियक पेशेंट का ट्रोपोनिन है या वैसे ही है? उसके मैंने 5 फीचर्स बताए। पहला, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, उसके सामने क्या देखा? पहला, सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया, कि आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, ट्रॉप बढ़ा हुआ है, तो उसमें कार्डियक पेशेंट है। दूसरा, ट्रॉप पॉजिटिव है, ईसीजी में चेंजेस है, न्यू ईसीजी में चेंजेस है। तीसरा, क्यू वेव्स बन गई हैं। चौथा, इको करके देखा है, ईएफ डाउन हुआ है, न्यू ईएफ डाउन हुआ, सेगमेंटल वॉल मोशन बाउंड्री साइन। और पांचवा, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, अगर हमने कैद किया उसमें थ्रोमस मिला है या पेशेंट के टॉक्सिन में थ्रोमस मिला है, तो वो क्या है? कार्डियक पेशेंट है, उसको हम कंसीडर करेंगे। दोबारा, सीकेडी का पेशेंट, गुर्दों खराब है, ट्रॉप क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है? क्योंकि ट्रोपोनिन रिलीज नहीं हो रहा, रिलीज नहीं हो रहा, इस वजह से बढ़ा हुआ है। इन्फेक्शन में ट्रोपोनिन क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है? क्योंकि वो स्कैंडल मसल्स को भी डैमेज कर रहा है और हमारे हार्ट मसल्स को भी डैमेज कर रहा है। और उसके साथ वो अलग फीचर्स नहीं आ रहे, ना इस्कीमिया के फीचर्स आ रहे हैं, ना इसी में चेंजेस आ रहे हैं। नॉर्मल ईसीजी है, ट्रॉप बढ़ा हुआ है, उसका क्या मतलब है कि वो, तो बेसिकली आज की सारी बात करने का मकसद है कि हमें पेशेंट को देखना है कि क्या ये जो मैं पेशेंट देखने जा रहा हूँ इसका प्लेक रप्चर हुआ है। तो आपकी की बात है ना, आप ये सोचें कि जो पेशेंट है क्या इसका प्लेक रप्चर हुआ है? प्लेक रप्चर हुआ, ऐसा नहीं हो सकता इसी में चेंजेस ना आए, इसी में चेंजेस आएंगी। वो आपने देखना है कि यार ये जो पेशेंट देख रहा हूँ, क्या ये अभी इसका कोई प्लेक रप्चर हुआ है, क्या ये एक्यूट इवेंट है, या ये नॉर्मल से पेशेंट है, पुराना कैबिन का पेशेंट है, पुराना पीसी के पेशेंट है, पुरानी चेंजेस है। ये आपने एवेल्युएट करना होता है देखने के लिए कि ऐसी है। ठीक है, तो और बाकी हमने बात की कि जेसिटा की, कि आपने स्टैटिन के साथ एजिटेमैब का कॉम्बिनेशन दें ताकि जल्द से जल्द जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन हो सके। 7 डेज से कम रखना है डायबिटिक पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट है, किसी का पहले इवेंट हो चुका है, एमआई हो चुका है और उसका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, तो आपने 55 से कम रखना है। ठीक है, चल, थैंक यू।